So, hello friends, this is Suraj Junjunwala, and in this video we are going to discuss chapter 6 of risk management, elective paper of CA final. So basically it is paper 6A. ठीक है? We have already uploaded few videos, basically part 2 or part 3 we have already uploaded on YouTube. तो कुछ portions हमने already upload कर दिया covering 23 pages of this chapter, and the remaining portions we are going to discuss in this video. ठीक है? सो पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है, एंड देन वी विल गो इनटू व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो, द रिमेनिंग पोर्शन. वी विल ट्राई टू रैप अप दिस चैप्टर इन दिस वीडियो. ठीक है, लेट्स होप सो कि हम लोग का ये चैप्टर आज खत्म हो जाए. तो पहले एक बार क्विकली देख लेते क्या क्या हुआ है. ठीक है, ओके, जस्ट सेकेंड. हाँ, सो पहले हमने देखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क. तो बेसिकली ये चैप्टर क्या था, हम हेडिंग देख ले तो क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट. हम मेजर करेंगे क्रेडिट रिस्क को, और उस क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के बाद हम मैनेजमेंट करेंगे. मतलब क्या होता है कि इसमें हम अपने टॉलरेंस लिमिट के विद इन उस क्रेडिट रिस्क को रखेंगे. अगर अगर बिलो टॉलरेंस लिमिट है तो हम उसको अप टू टॉलरेंस लिमिट लाएंगे ताकि हमारा रिटर्न बढ़ सके. ये नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट का हम बात कर रहे हैं. अगर बिलो टॉलरेंस लिमिट है तो हम उसको रिस्क को इंक्रीज भी करेंगे. रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि हम रिस्क को रिड्यूस करें. इट मे ऑल्सो कंप्राइज ऑफ इंक्रीजिंग द रिस्क टू इंक्रीज द रिटर्न और इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया. अब मेजरमेंट तो पहले मेजर करेंगे ना, हमारा कितना है, विथ अबव टॉलरेंस लिमिट है कि बिलो टॉलरेंस लिमिट है. टू नो दैट वी विल मेजर द क्रेडिट रिस्क. ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट रिस्क. बेसिकली होता क्या है, हमने देखा था काउंटर पार्टी रिस्क होता है. उसके बाद इट इज़ बेसिकली अ टू वे रिस्क जिसमें कि बोथ द सप्लायर और द कस्टमर मीन्स बोथ द पार्टीज डीलिंग इन द ट्रांजेक्शंस मे हैव द risk of credit. Okay, and then after risk return trade off that business should have, that business while dealing in any transaction should always ensure that it meets the risk return trade off. मतलब कि जो भी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म बाय अंडरटेकिंग द रिस्क, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रहा है बाय अंडरटेकिंग द रिस्क शुड बी एट द मैक्सिमम लेवल. मतलब ये जो वैल्यू ऑफ फर्म शुड बी एट मैक्सिमम लेवल, उससे ज़्यादा नहीं. उसके फिर अगर उससे ज़्यादा आप रिस्क ले लोगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म गिर जाएगा. तो वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम रखने के लिए जो रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस को, तो उतना ही तक लेना चाहिए रिस्क, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. ठीक है, एंड देन आफ्टर वी हैव सीन कि द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी is from the viewpoint of the bank. Okay, the same can be with the few modifications, with the few customizations basically we can apply for the other industries as well, other businesses as well. उसके बाद components of credit risk we have seen that default risk होता है, exposure risk होता है, and recovery risk होता है. And we have correlated the same with the probability of default, loss given default, and the exposure at default, and we have computed the total expected losses. ठीक है, here is the formula given basically. And then after we have seen the कौन सा factors will affect the credit risk, and then we have seen there are two factors, internal and external. So यहाँ पे illustrative manner में दिया हुआ है कुछ points कि कौन सा factors हो सकता है internal and कौन सा factors हो सकता है external. Okay, टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क फैसिलिटीज, रिटेल फाइनेंसिंग हो सकता है एंड होलसेल फाइनेंसिंग. रिटेल फाइनेंसिंग बेसिकली रेफर्स टू B2C टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. पर्सनल लोन हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है, एंड होलसेल फाइनेंसिंग बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस, बैंक टू एनी बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड सबको जो देते हैं वो B2C. एंड देन आफ्टर इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज अ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड. फंड बेस्ड में जो भी जिसमें भी एक्चुअल कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो होगा बैंक का, उसको फंड बेस्ड बोलेंगे. एंड नॉन फंड बेस्ड में बेसिकली गारंटीज वगैरह दे देगा बैंक. ओके, सो दिस दैट इज बेसिकली नॉन फंड बेस्ड. जिसमें गारंटीज और यू विल हैव LCs. ओके, और ये यूजुअली कंटिजेंट एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी आता है इन द बुक्स ऑफ बोरोवर. Classification of assets we have seen as per RBI norms, that is classified as standard asset, substandard asset, doubtful asset, or a loss asset.
and we have seen various factors what we have to keep in mind while evaluating the credit risk. इसमें ड्यू डिलीजेंस वगैरह एक important point था, that was regarding due diligence. And further mitigating the credit risk. So in mitigating the credit risk, we have seen two methods. That is, one was fund based and other was non fund based. And there was some other techniques as well. तो फंड बेस्ड में हमने देखा था कि नेटिंग ऑफ चाहे कोलेटरल के थ्रू कर सकते हैं. नॉन फंड बेस्ड में बेसिकली हम किसी पार्टी से गारंटी बैंक को मिल जाता है, एंड दैट पार्टी शुड बी यूजुअली एलिजिबल, जिसका खुद का क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए. एंड देन देर वाज सम few other techniques as well. So there were some few other techniques as well we have already discussed. ठीक है. And then after क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में तीन चीज़ हमने देखा था कि ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो से रिलेट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर मैनेजमेंट कुछ पॉलिसी और प्रोसेसेस बना सकता है. तो ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक होता है कि पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड या पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम उसका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करेंगे. देन आफ्टर इफ देर इज अ पोर्टफोलियो, तब मल्टीपल सिक्योरिटीज या मल्टीपल एसेट्स हो सकता है उसमें. एंड फॉर ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक वी हैव फर्दर सीन के हमें उसको देखना है 5 Cs. जब मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट करने समय हमें 5 Cs को कंसिडर करना है. ओके. एंड then after due diligence for retail and wholesale financing, we have seen for retail financing we have seen that is score card driven होता है, जिसमें कुछ सेट पैरामीटर्स होता है, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है, एंड उसके बेसिस पे क्या स्कोर, हर पैरामीटर के अगेंस्ट कुछ स्कोर असाइन किया जाएगा जो बोरोवर है, एंड उसके बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग होगा. सो बेसिकली इसमें बहुत सारे बोरोइंग्स होते हैं, नंबर ऑफ बोरोवर्स बहुत होता है रिटेल फाइनेंसिंग में, बट द अमाउंट ऑफ बोरिंग, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो बैंक के पास होता है वो बहुत कम होता है. तो दैट्स फॉर दैट रीज़न वो ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर सकता है रिटेल फाइनेंसिंग के लिए. सो एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, एंड इसमें यूजुअली ऑटो अप्रूवल, लोन का भी ऑटो अप्रूवल हो जाता है. एंड देन आफ्टर वी हैव सीन होलसेल फाइनेंसिंग के लिए डिटेल्ड अप्रेजल एंड कुछ एरियाज दिया हुआ है वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली रिस्क का एक्सपोजर जो होगा, अमाउंट एट एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, एंड एक्सपेक्टेड लॉस का भी अकॉर्डिंगली चांस अमाउंट जो होगा दैट इज एट द हायर साइड. कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा कुछ एजेंसीज है. एंड देन आफ्टर वी हैव स्केल ऑफ क्रेडिट रेटिंग, कुछ स्केल्स दिया हुआ ट्रिपल ए के अगेंस्ट कुछ. सो व्हाट इज बेसिकली क्रेडिट ट्रिपल ए कब दिया जाएगा. सो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग होता है, मतलब कि इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे केसेस में आप पैसा लगा के भूल जा सकते हो, मतलब इसको आंख बंद करके बैंक पैसा दे सकता है. सो अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप वाइज हिरार्की है. सो एक ट्रिपल ए तो आपको कुछ ऐसा याद रखना है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक में कि क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड. देन आफ्टर पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट है, रिटेल फाइनेंसिंग एंड होलसेल फाइनेंसिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स दिया हुआ है. एंड इसमें एक जो मेजर आपको याद रखना है, स्पेशल मेंशन अकाउंट. स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट में जब आप देखते हो, नॉर्मली क्या होता है कि आप जो एनपीए क्लासीफाई करते हो, दैट इज बेसिकली आफ्टर 3 months इंटरेस्ट आपका ओवरड्यू हो गया मोर देन 3 months, यू क्लासीफाई द अकाउंट एज एन एनपीए. सॉरी. बट व्हाट इफ कि आपने 3 month वहां पे वेट किया कुछ एक्शन लेने से पहले, एनपीए आपने तब तक क्लासीफाई नहीं किया, तो आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स लेके आए जिसके अकॉर्डिंग आपको बिफोर 3 months ही आपको एक अर्ली अलर्ट देने के लिए कि कुछ अकाउंट्स आपका ऐसा है जिसमें ओवर ड्यू हो गया बट दैट इज बिलो 3 months, तो आप कुछ एक्शंस ले सको, कुछ माइनर एटलीस्ट एक्शन ले सको उस अकाउंट के अगेंस्ट. बेसिकली उसको सेपरेट करना है नॉर्मल जो अदर अकाउंट्स है और ये जो ओवर ड्यू वाला अकाउंट है जो बिलो 3 months है. ओवर ड्यू है बट बिलो 3 months है. एक नॉर्मल अकाउंट है जिसमें ओवर ड्यू नहीं है, उससे सेपरेट करने के लिए और आपको एक अर्ली अलर्ट मिल जाए कि ये अकाउंट सब में डिफॉल्ट होने वाला है, उसके लिए आरबीआई ने स्पेशल मेंशन अकाउंट का क्लासिफिकेशन लेके आया. उसमें 3 क्लासिफिकेशन, एस एम ए 0, 1 एंड 2. एस एम ए 0 होता है कि आपका अगर नॉट मोर देन अप टू 30 days है ओवर ड्यू तो 0, 30 to 60 है तो 1, एंड अबव दैट जब तक आप एनपीए क्लासीफाई नहीं करते हो तब तक एसएमए 2 में रहेगा. ठीक है. ये बेसिकली अर्ली अलर्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम हो गया. ठीक है. इसमें कुछ खास नहीं था. एंड देन आफ्टर आपने ये भी देख लिया था क्रेडिट लॉस कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस.
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के लिए देयर वाज बेसिकली थ्री मेथड्स, पूलिंग मेथड, स्टैटिस्टिकल एंड स्ट्रक्चरल मेथड। पूलिंग मेथड में हमने देखा था हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में, स्टैटिस्टिकल मेथड में हमने देखा कि वी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैट्स टेक्निक्स, जैसे एक उसमें दिया हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका नाम आपको याद रखना है। एंड देन आफ्टर स्ट्रक्चरल मेथड में आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है बेसिकली, इसमें आप वैल्यूएशन वगैरह करते हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, एंड ऑन दैट बेसिस यू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। एंड देन आफ्टर लॉस गिवन डिफॉल्ट तीन टाइप्स का हमने देखा था, साइक्लिकल, लॉन्ग रन एंड डाउन टर्न एलजीडी। एंड देन आफ्टर फाइनली वी वर हमने डिस्कस किया था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली क्या था कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड क्रेडिट इंश्योरेंस, इसमें फ़र्क क्या था कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में अंडरलाइंग एसेट भी हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट के बिना भी हो सकता है। अंडरलाइंग एसेट के साथ अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है तो ये यूजुअली सिमिलर टू क्रेडिट इंश्योरेंस हो जाता है। ये बिना अंडरलाइंग एसेट के साथ है तो ये बेसिकली एज ए स्पेकुलेशन हो जाता है। ठीक है, बिना अंडरलाइंग एसेट वाले को हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीडीएस बोलते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी सॉ कि इसमें कुछ फ़ी पे करना पड़ता है, स्प्रेड फ़ी बोलते हैं इसको, स्प्रेड चाहे फ़ी बोलते हैं। एंड वी हैव सीन कि कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है इस पे सीडीएस पे। और यूजर्स, इसमें दो क्लासिफिकेशन होता है, मार्केट मेकर्स एंड यूजर्स। मार्केट मेकर्स को कोई भी मेक कर सकता है, या तो नेकेड या जो अंडरलाइंग एसेट के साथ है, दोनों में कर सकता है। बट यूजर सिर्फ अंडरलाइंग एसेट वाला सीडीएस में ही कर सकता है। फिर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें कि डिफ़ॉल्ट कौन कौन सा डिफ़ॉल्ट सीडीएस कवर करेगा, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉइंट्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6.23 पेज ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब यहाँ पे 6.24 से हमें आज के क्लास में स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है क्रेडिट क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि आप इन द इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस में, अब बहुत सारे आपका ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत सारा होता है। अब लेट इट बी बैंक, चाहे आपका अदर बिजनेस में, बैंक में आप बोरिंग देते हो, मतलब लेंडिंग करता है बैंक। एंड अदर बिजनेस में क्या हो सकता है, आप सर्विस रेंडर कर सकते हो, चाहे गुड्स सेल कर सकते हो। ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, आपका जो पैसा हो सकता है वो डूब सकता है। इन दैट केसेस इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि आपको आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दैट डिफॉल्ट, कि अगर लॉस हुआ तो आपको वो अमाउंट का लॉस आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली क्रेडिट इंश्योरेंस। यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे वही दिया हुआ है, रिसीवेबल फ्रॉम लॉस ड्यू टू क्रेडिट रिस्क सच एज प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो ये सब डिफॉल्ट के कारण आपको दिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉन पेमेंट बाय द फॉरेन बायर्स ड्यू टू करेंसी इशूज, पॉलिटिकल अनरेस्ट और एक्सप्रोप्रिएशन। तो ये सब कारण से आपको जो फॉरेन बायर्स है वो आपको पेमेंट नहीं कर सकता है, पेमेंट नहीं भी दे सकता है। सो फॉर दैट रीज़न तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट होगा बिजनेस को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा। उसके बाद आता है सीडीएस और क्रेडिट इंश्योरेंस में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। हमने डिफरेंसेस, एक मेजर डिफरेंसेस क्या होता है, सीडीएस बिना अंडरलाइंग एसेट का भी हो सकता है, मतलब आपने एक्चुअल बोरिंग चाहे अपने एक्चुअल लेंडिंग चाहे आपने एक्चुअली में सेल नहीं भी किया हो, तब भी आप सीडीएस ले सकते हो। ठीक है, एज अ स्पेकुलेशन। बट आपका क्रेडिट इंश्योरेंस में अंडरलाइंग एसेट होना ही चाहिए, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ, आप अगर इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स में बोलो तो आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। So CDS contract have obviously similarities with insurance, but because the buyer pays the premium and in return receives the sum of money if adverse event occurs। मतलब आपको प्रीमियम पे करते हो, उसमें आप फी पे करते हो, चाहे स्प्रेड पे करते हो, और आपको इन रिटर्न अगर आपका डिफॉल्ट होता है तो आपको फिक्स सम ऑफ मनी मिलेगा। ओके, देन आफ्टर हाउएवर देयर आर मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस है। द मोस्ट important being the insurance contract provides indemnity against the losses actually suffered by the policyholder on an asset in which it holds an insurable interest। मतलब मैंने जो बोला कि अगर आपका क्रेडिट इंश्योरेंस तब भी आपको मिलेगा अगर आपका उस एसेट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बट सीडीएस के लिए नॉट नेसेसरली आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ऐसा है कि किसी एसेट में आपका ऐसा इंटरेस्ट होना कि अगर उसमें अगर उसका वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपको बेनिफिट हो, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज होता है तो आपको लॉस हो। मतलब आप अगर लेंडिंग डिफॉल्ट होता है तो आपको लॉस होता है। ठीक है, अगर
उसका इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो आपको बेनिफिट होता है। तो दैट इज बेसिकली इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट by contrast, CDS provides equal payout to all the holders, calculated using an agreed market-wide method. So क्या होता है कि इसमें फिर दिया हुआ है कि the holder does not need to own the underlying security and does not even have to suffer the loss from the default event. ठीक है, अब क्या होता है कि जो होल्डर होता है उसको अंडरलाइंग एसेट नहीं भी होल्ड करेगा तो चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल डिफॉल्ट से तो लॉस होने वाला नहीं होल्डर को, दो आपको पेमेंट मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। से आपने एक्चुअल लेंडिंग नहीं भी किया है, आपने एक्चुअल लेंडिंग नहीं किया, आपने एक स्पेकुलेशन कर दिया कि इस ये बंदा ये बंदा डिफॉल्ट करने वाला है। लेट्स से किसी अदर बैंक का बोरिंग, बैंक ए ने सीडीएस ले लिया कि जो पर्सन ए है वो बैंक बी का बोरिंग डिफॉल्ट करेगा। दो वो डिफॉल्ट करेगा तो बैंक ए को तो लॉस होने वाला नहीं है, मगर उसको अगर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक ए को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अंडर सीडीएस तो यही बोल रहा है कि डज नॉट नीड टू ओन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी एंड डज नॉट इवन हैव टू सफर द लॉस फ्रॉम द डिफॉल्ट इवेंट। ठीक है, द सीडीएस देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू स्पेकुलेट ऑन द डेट ऑब्जेक्ट, सॉरी स्पेकुलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है सीडीएस। एंड देन आफ्टर अदर डिफरेंसेस क्या है कि कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हुए, द सेलर माइट इन द सेलर माइट इन प्रिंसिपल नॉट बी अ रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब जो सेलर हो सकता है, सेलर ऑफ सीडीएस, वो रेगुलेटेड एंटिटी नहीं भी हो सकता है, बट दो इन प्रैक्टिस मोस्टली बैंक्स होता है। द सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व्स टू कवर द प्रोटेक्शन सोल्ड दिस। ठीक है, this was the principal cause of AIG's financial distress 2018. It has insufficient reserves to meet the run of expected payouts. मतलब आपको expected payout तो कुछ भी हो सकता है, जो सेलर है उसके लिए expected payout तो कुछ भी हो सकता है, indefinite amount तक जा सकता है। तो इन दैट केस वो, बट क्या होता है, एज पर रेगुलेशन आपको रिजर्व्स मिनिमम मेंटेन नहीं करना पड़ता है। उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपका लॉस ज़्यादा हो गया, जितना आपका कैपिटल से ज़्यादा आपका लॉस हो गया, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप वो सीडीएस का जो ऑब्लिगेशन है आप सेलर वो मीट नहीं कर पाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसी के कारण से ये मेन कॉज था 2008 में एआईजीज का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने का। इंश्योरेंस रिक्वायर्स द बायर टू डिस्क्लोज ऑल द नोन रिस्क, मतलब आपको ऑल द नोन रिस्क इन द अंडरलाइंग एसेट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है इंश्योरेंस के केस में, बट आपका सीडीएस में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, insurers might manage risk primarily by setting the losses reserves based on the law of large numbers and actuarial analysis. Dealers in CDS manage risk primarily by the means of hedging other CDS deals and in underlying bonds। मतलब क्या होता है बेसिकली, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस का रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आप रिजर्व्स क्रिएट करते हो। ठीक है, आप हो सकता है इंश्योरेंस सीड कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको रिस्क मैनेजमेंट करते हो इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, और उसके बाद अब नंबर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो हो सकता है किसी में आपको लॉस हो, किसी में लॉस नहीं हो। ठीक है, बट प्रीमियम तो आपको सबसे मिलता है। एंड बट सीडीएस में किस केसेस में हेजिंग क्या होता है, आप कैसे करते हो, बेसिकली आपने एक राइट किया, आप एक बाई भी कर सकते हो सीडीएस। तो ऐसे करके आप हेजिंग टेक्निक यूज़ करते हो, बेसिकली जो भी मार्केट में हेजिंग टेक्निक अवेलेबल है, अंडरलाइंग बॉन्ड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्टमेंट के टेक्निक से आप इसको सीडीएस का रिस्क को प्राइमरीली मैनेज करते हो। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली सब्जेक्ट टू मार्क टू एमटीएम अकाउंटिंग, मतलब आप एमटीएम अकाउंटिंग करते हो। ये याद रखना है कि आप जैसे जैसे आपका मार्केट मूव कर रहा है तो सीडीएस का वैल्यू चेंज होते रहेगा, तो ऐसे ऐसे आपका उसका प्रॉफिट और लॉस रिकग्नाइज करते जाओगे। ठीक है, अब यू वोंट वेट फॉर द एक्चुअल डेट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, आप हर एक रिपोर्टिंग डेट पे आप उसका मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कर लोगे। एंड देन आफ्टर टू कैंसिल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द बायर स्पेशली स्टॉप पेइंग प्रीमियम वाइल फॉर सीडीएस द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी अनवोन्ड। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा पॉइंट्स था। एंड अदर क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कुछ अदर टेक्निक्स है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स दिया हुआ है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का, एंड दैट इज बेसिकली कॉवेनेंट्स एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। कॉवेनेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कॉवेनेंट्स क्या हो सकता है, एक कुछ कंडीशन दिया जा सकता है, बैंक कुछ कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हुआ तो बैंक को
वो अमाउंट रिपेबल ऑन डिमांड हो सकता है। एक एग्जांपल दिया कोवेनेंट का, तो ऐसा कुछ कुछ कंडीशन है कि बैंक बोलता है कि आपको मिनिमम इतना EBITDA मेंटेन करने करके रखना पड़ेगा, इतना डेट इक्विटी रेशियो आपको मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है। So that is वो affirmative और negative. So we have already discussed all these points. Then after we have collateral or security. Collateral और security maintain करके रखना पड़ेगा। और so banks FIS security or collateral for transaction to adequately secure themselves should the borrower default. RBI has not stipulated कितना minimum collateral होना चाहिए। has not stipulated any minimum cover for security except for listed shares. Listed shares के लिए where cover should be minimum 2x 2 times होना चाहिए। मतलब अगर आप बोरोइंग कर रहे हो 500 करोड़ का, तो आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज देना पड़ेगा 1000 करोड़ का, ठीक है। और अदर केसेस में आरबीआई ने कुछ स्टिपुलेट नहीं किया। और क्या हो सकता है, ये एग्जांपल्स दिया हुआ है कोलैटरल का, दैट इज बेसिकली इलस्ट्रेटिव, कुछ भी एग्जॉस्टिव नहीं है। उसके बाद वी हैव ओके स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि आपका एग्जांपल्स ऑफ गुड स्ट्रक्चरिंग। एग्जांपल्स ऑफ गुड स्ट्रक्चरिंग में दिया हुआ है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एक्सफ्लोज और कैश फ्लोज। आपको जो कैश फ्लोज आने वाला है उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कर लो कि आप जब स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है जिसके लिए लोन लिया हुआ है, तो उसमें प्रोजेक्ट में आप ऐसा बोल सकते हो कि आप 50% ऑफ लोन, 50% ऑफ जो उसका कैश फ्लोज आने वाला है, जो रेवेन्यूज आने वाला है, उसमें आपका कंट्रोल हो जाएगा। 50% तो प्रोजेक्ट ओनर रखेगा, 50% बैंक को पे कर दिया जाएगा। सो आप ऐसे कैश फ्लोज को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिंग फेंसिंग ऑफ कैश फ्लोज। सो वी हैव गिवन फ्यू, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो कि कुछ स्ट्रक्चरिंग आप ऐसे ट्रांजेक्शन को कर सकते हो जिससे आपका क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा। मैंने एक आपको इलस्ट्रेट कर दिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब आप हो सकता है कि आप बोल दो कि डिफ़ॉल्ट के केस में आपके पास वोटिंग राइट आ जाए। सो ऐसे केसेस ऐसे कर करके आप ऐसे ट्रांजेक्शन को स्ट्रक्चर कर दो कि आपका डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस ही बहुत कम हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव सेल डाउन, सिंडिकेशन और को पार्टिसिपेशन और सिक्योरिटाइजेशन। चार बात यहाँ पे दिया हुआ है। सो सेल डाउन डाउन सेलिंग मतलब क्या होता है, डाउन सेलिंग कुड बी बिफोर और आफ्टर द लोन इज डिस्पोज टू द बोरोर, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ऑल दिस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स आर टू प्रिवेंट वन लेंडर फ्रॉम टेकिंग एक्सपोनेंशियली लार्ज एक्सपोजर अगेंस्ट अ सिंगल बोरोवर। मतलब आप ये सारे टेक्निक्स यूज किस लिए किए जाते हैं कि एक सिंगल लेंडर एक एक ही बोरोवर को बहुत सारा अमाउंट ना दिया जाए। तो सेल डाउन इज अ टेक्निक वेर इन लार्ज अमाउंट इज अंडर रिटन बाय अ सिंगल बोरोवर, तो बोरोवर एंड देन डाउन सोल्ड टू अदर इन्वेस्टर्स। मतलब बैंक, मतलब आप एक बोरोइंग तो देते हो बट उसको फर्दर आप डाउन सेल कर देते हो। मतलब हो सकता है कि आप चार बंदा मिलके आप एक बंदे को लोन दे रहे हो, आपने लोन दिया एक बंदे को, वापस ने आपने जो लोन दिया है आपका इन्वेस्टमेंट को, आप इन्वेस्ट आपके लिए इन्वेस्टमेंट होता है, एज ए बैंक आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, आप इस इन्वेस्टमेंट को फर्दर सेल कर दो, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट तो जो होगा कि अनसोल्ड पोर्शन का ही रह गया, बाकी जो सोल्ड पोर्शन है उसमें तो जिसको आपने सेल किया उसके ऊपर रिस्क आ जाएगा। तो ऐसे आप डाउन सेल कर सकते हो। एंड देन आफ्टर डाउन सेलिंग कुड बी बिफोर और आफ्टर द लोन, मतलब आप लोन देने से पहले और देने के बाद भी आप इसको कर सकते हो। अ सिंडिकेटेड लोन इज अ लोन ऑफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लेंडर दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड। मतलब ग्रुप ऑफ बोरोर एक जगह आया और वो मिल के एक सिंगल बोरोर को लोन दिया, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेंडर मिलके एक सिंगल बोरोर को लोन दिया, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन, तो आपको पता है सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि आपने एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने अपना, जैसे बैंक ने लोन दिया, ठीक है, अब लोन दिया तो उस केस में क्या कर सकता है कि वो जो लोन जो एसेट है बैंक का वो ट्रांसफर कर सकता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को वो लोन ट्रांसफर करके और उससे अमाउंट ले लिया, उससे कैश ले लिया, कैश रियलाइज करके। अब उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास वो कैश कहाँ से आएगा, तो वो अपना शेयर्स इशू करेगा इन्वेस्टर्स को और उसके अगेंस्ट कैश रियलाइज करेगा, और वो कैश क्या कर देगा, जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल लेंडर था उसको ट्रांसफर कर देगा। तो प्रिंसिपल लेंडर के पास कैश रियलाइजेशन हो गया, दो आपका एक्चुअल रियलाइजेशन फ्रॉम द बोरोवर नहीं हुआ है, फिर भी प्रिंसिपल लेंडर को के पास कैश आ गया। अब क्या होगा कि अब इन द बुक्स ऑफ एसपीवी के बुक्स में शेयर्स आ रहा है
और आपका वो बोरोइंग्स आ रहा है, जो एसेट्स आ रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस आ रहा है, ठीक है, और शेयर्स आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो अब वो क्या होगा, एसपीवी रियलाइज करेगा और वो इन्वेस्टर्स को रिपेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन। देन आफ्टर वी हैव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अपने हमने हमने बहुत सारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट देखा। आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बेसिकली होलसेल फाइनेंसिंग के केस में यूज किया जाता है। अल्टमैन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अल्टमैन जेड स्कोर बेसिकली होलसेल फाइनेंसिंग के केसेस में यूज किया जाता है, बेसिकली कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे पढ़ते फटाफट। द जेड स्कोर फॉर्मूला फॉर प्रिडिक्टिंग bankruptcy was established published in 1968 by Edward I. Altman, who at the time an assistant professor of finance at न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। जनरल पॉइंट है कुछ। द फॉर्मूला इज यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट फर्म विल गो इनटू बैंक्रप्सी इन 2 years। मतलब ये बताता है कि फर्म बैंक्रप्सी में जाने के क्या चांसेस है इन नेक्स्ट 2 years। Z scores are used to predict the corporate defaults and easy to calculate control measure for the financial distress status of companies in academic studies, ठीक है। And the Z score uses multiple corporate income and balance sheet values to measure the financial health of the company। multiple corporate income का multiple जो incomes आते हैं वो यूज करता है, एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट का कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज यूज करता है टू मेजर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है। जेड स्कोर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 or 5 common business ratios, ठीक है, weighted by coefficients। the coefficients are established by identifying the set of firm which have had declared the bankruptcy and then collecting a matched sample of firms which have been survived with the मैचिंग बाय द इंडस्ट्री एंड अप्रोक्सीमेट साइज एसेट्स। जैसे कि आपका जो मैचिंग इंडस्ट्री है और मैचिंग इंडस्ट्री और मैचिंग एसेट साइज का कंपनीज को चूज किया जाता है, और उसके बेसिस में आपका देखा जाता है कि कौन सा कंपनी सर्वाइव कर दिया और कौन सा कंपनी बैंकरप्सी में गया, ठीक है। और ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो गिवन कंपनी जिसका टेस्ट कर रही है अल्टमैन जेड स्कोर, उसको स्कोर असाइन किया जाता है। Altman applied the statistical method of discriminant analysis, डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन गुड एंड बैड बोरोअर, ठीक है। गुड एंड बैड बोरोअर मतलब यहाँ पे देखा ना, कुछ कुछ सैंपल्स लिया जाता है जिसमें डिफॉल्ट किया हो, और कुछ सैंपल आप इसका लिया जाता है किसी ने सर्वाइव किया हो, ठीक है, टू अ डेटा सेट ऑफ पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरर। तो ये अल्टमैन जेड स्कोर प्रीमियरली किसके लिए यूज होता है, पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूजली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। The estimation was originally based on publicly held manufacturers, but since been re-estimated based on other data sets for private manufacturing and non प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेड डैश लिया गया, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनी के लिए जेड डबल डैश लिया गया। तो जेड यहाँ पे आ सकता है। ऑल्टमैन जेड किसके लिए यूज होता है, पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरर के लिए। जेड डैश किसके लिए यूज होगा, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंपनीज के लिए जेड डबल डैश यूज होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट होगा। यहाँ पे कैसे जेड का वैल्यू कंप्यूट होगा, 1.2x1, 1.4x2, 3.3x3, 0.64x4 एंड 1 into x5, ठीक है। x1 का मतलब क्या दिया, वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट्स मेजर्स द लिक्विड एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब लिक्विड एसेट होगा। जेड टू रिटेन अर्निंग मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द कंपनी एसेट, मतलब कंपनी एस भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होगा कि अभी तक का कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी का और लॉस, ठीक है। ऐसे ही x3 है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये सब कुछ कुछ मेजर्स दिया हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है, बट आपको जब जेड का कैलकुलेशन करने बोले तो आपको ये रेफर करके आपको कंप्यूट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अल्टमैन फाउंड दैट अ रेशियो प्रोफाइल फॉर bankrupt group failed at -0.25 on an average, and for non-bankrupt group plus 4.48 on an average। इसने देखा कि जो भी ऑन एन एवरेज जो भी बैंक्रप्ट कंपनीज हुई, बैंक्रप्ट कंपनीज की ऑल्टमैन जेड जो था वो -0.25 था, और ऑन एन एवरेज जो नॉन बैंक्रप्ट ग्रुप था उसका ऑल्टमैन जो था कि वो 4.48 था, ठीक है। In its initial test, the Altman Z score was found to be 72% accurate in predicting the bankruptcy. Who
years before the event with a type 2 error false negatives of 6%. In the series of subsequent tests covering the three periods over the next 31 years, the model was found to be approximately 30 to 80 to 90% accurate in predicting the bankruptcy 1 year before the event with a type 2 error, classifying the firm as a bankrupt when it does not go bankrupt of approximately 15 to 20%. मतलब बोलता है जो इसका एक्यूरेसी जो था वो 80 टू 90% था, और जो बेसिकली और रिमेनिंग क्या था इसका नॉन एक्यूरेसी। तो 18 टू 90% केसेस में ये पता लगा लिया कि कौन सा कंपनी बैंकरप्ट होगा और कौन सा कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना इफेक्टिव था अल्टमैन जेड स्कोर। From about 1985 onwards, Z scores gained a wide acceptance by the auditors, management, accountants, courts, and database systems, and for loan evaluation. The formulas approach has been used in the variety of context and the countries. Although it was designed originally for publicly held manufacturing company, the asset of with the asset of more than $1 million, जो भी जिसका भी एसेट मोर देन $1 million होगा उसके लिए डिजाइन किया गया था। बट लेटर वेरिएशंस बाय ऑल्टमैन वेर डिजाइन टू बी एप्लीकेबल टू प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज, जिसके लिए प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के लिए जेड डैश था और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या था, जेड डबल डैश लाया गया। तो बोला neither the Altman model nor the other balance sheet based models are recommended for use with the financial companies के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता ये मॉडल। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज बिकॉज द opacity of the financial company's balance sheet and the frequent use of the off balance sheet items। तो ये आपका रीज़न दिया हुआ है कि उसका जो मूवमेंट होता है बैलेंस शीट नॉन बैलेंस शीट आइटम में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, they are market based formulas used to predict the default of financial firms such as Merton model, but these are limited predictive value because they rely on the market data। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल्टमैन जेड का कुछ रेंज दिया हुआ है। अगर बिलो 1.8 है तो कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अगर बिलो 1.8 जा रहा है आपका जो जेड स्कोर तो वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है। अगर ग्रेटर देन 1.8 है और अप टू 3 है तो ग्रे जोन है, मतलब कांट से कि बैंकरप्ट होगा कि सर्वाइव कर जाएगा, और मोर देन 3 है तो कंपनी इज पोटेंशियली हेल्दी। उसके बाद आता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बाय कैपिटल। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिफाइंस द इन्वेस्टमेंट रिटर्न बाय मेजरिंग हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट रिटर्न, कि वो रिटर्न प्रोड्यूस करने के लिए कितना आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, विच इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर और रेटिंग। आपको एज अ नंबर और या तो आप एज अ रेटिंग उसको यूज कर सकते हो। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर अप्लाइड to individual securities, investment funds, and the portfolios. Some common risk measures are alpha, beta, R squared, standard deviation, Sharpe ratios। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको दिया हुआ है, आपने एसएफएम में ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो फिर भी हम फटाफट देख लेते हैं। सो बेसिकली अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है कि एक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली आपको एक बेंचमार्क सेट करना होता है और उससे जितना भी एक्सेस होगा उसको अल्फा बोलेंगे। ठीक है, ये आप एक बेंचमार्क रिटर्न आपने सेट किया और उससे जितना भी आपका एक्चुअल रिटर्न हुआ, एक्चुअल रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न इज बेसिकली योर अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा आपका सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है और आप बीटा को मेजर करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू आपका जो भी होता है कोरिलेशन। और यहाँ पे देख रहा है कि बीटा अगर लेस देन 1 है मीन्स सिक्योरिटी इज थियोरेटिकली लेस वोलेटाइल इन द मार्केट। मतलब आपका 1 मतलब क्या होता है, बीटा 1 मतलब कि आपका मार्केट के इनलाइन में मूव कर रहा है सिक्योरिटी। बिलो 1 मतलब लेस वोलेटाइल देन द मार्केट। अबव 1 मतलब मोर वोलेटाइल द मार्केट। मतलब अगर मार्केट 1 से मूव करता है और आपका सिक्योरिटी का बीटा 2 है तो 2 टाइम्स मूव करेगा दैट सिक्योरिटी। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव साप रेशियो। साप रेशियो का यहाँ पे आपका फॉर्मूला मैंने दे दिया है कि रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिटर्न रिस्क फ्री बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी। तो ये आप इतना याद रखना। आर स्क्वायर्ड फिर आता है एक टेक्निक है, R squared is a statistical measurement that determines the portion of security return or return on a specific portfolio of securities that can be explained by the variation in the stocks market as measured by the benchmark index। इसका रेंज होता है 0 to 1 and R commonly stated as a percentage from 0 to 100%। R squared of 100% means all the movements of security are completely explained by the movements in the index। मतलब अगर 100% आपका R squared है तो आपका जो भी movements in security हो रहा है that is because of the movements in the market। और high R squared between 85 to and 100% indicates
द फंड परफॉर्मेंस पैटर्न्स हैज बीन इन लाइन विद द मार्केट 80 to 100% है, तो मतलब आपका जो परफॉर्मेंस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट्स. अ फंड विथ लो आर स्क्वाड मतलब एट 70% और लेस है इंडिकेट्स दैट सिक्योरिटी डज नॉट एक्ट मच लाइक द इंडेक्स. आपका मार्केट के जैसे सिक्योरिटी एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. हायर आर स्क्वाड वैल्यू इंडिकेट्स a more useful beta figure. For example, if fund has a R squared of close to 100% but has a beta below 1, it is more likely offering a higher risk adjusted returns. ठीक है. अ, अगर आपका आर स्क्वाड क्लोज टू 100 है बट बीटा आपका बिलो 1 है, ठीक है, बीटा आपका बिलो 1 है और आर का आपका 100% अप्रोचिंग आपका आर स्क्वाड है, तो मतलब क्या होता है कि आपका रिस्क रिस्क वो है कम है बट आपका रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो आपका इस केस में हाइयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होगा, ठीक है. एंड देन आफ्टर वी हैव रिस्क ऑन रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, आर ओ आर ए सी. आर ओ आर ए सी बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आर ओ आर ए सी का, नेट इनकम बाई एलोकेटेड रिस्क कैपिटल. एलोकेटेड रिस्क कैपिटल आपका बैंक का वेरियस ब्रांचेस हो सकता है और उस ब्रांचेस को आपको कैपिटल एलोकेट किया जाएगा और उस कैपिटल पे कितना हर एक ब्रांचेस कितना इनकम कमाता है उसके बेसिस में आर ओ आर ए सी कंप्यूट किया जाता है. ओके. एंड देन आफ्टर यू कैन कंपेयर अक्रॉस ब्रांचेस किसका परफॉर्मेंस अच्छा है. सो रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न स्टैटिस्टिक commonly used in the financial analysis where the varying projects endeavors and investments are evaluated based on capital at risk. Projects with different risk profiles are easier to compare at to each other once their individual RORAC values has been calculated. ठीक है. नेट इनकम बाय एलोकेटेड रिस्क कैपिटल, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं. assume the firm is evaluating two projects it has engaged in over प्रीवियस ईयर एंड नीड्स टू डिसाइड विच वन टू एलिमिनेट. मतलब आपका वेरियस प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको डिटरमाइन करना है कौन से को आपको एलिमिनेट करना है और कौन से को रखना है. प्रोजेक्ट ए का रेवेन्यू 1 लाख है एंड टोटल एक्सपेंसेस 50,000 है, तो प्रॉफिट आपका 50,000 का हुआ और इसका टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्वॉल्व जो है वो 4 लाख का है. तो आपका आर ओ आर ए सी क्या हो गया 12.5%. और प्रोजेक्ट बी है उसका रेवेन्यू 2 लाख का है, एक्सपेंसेस 1 लाख का है और जो आपका रिस्क वेटेड एसेट है वो 9 लाख का है. तो इस केस में आर ओ आर ए सी 11.1% है. तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हो प्रोजेक्ट ए बढ़िया है, ठीक है, उसका रिटर्न अच्छा है कंपेयर टू प्रोजेक्ट बी. ठीक है. इसी उसके बाद आता है इकोनॉमिक कैपिटल. बेसिकली ये आप एज ए कूशन रखते हो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड लॉसेस. इकोनॉमिक कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ फर्म यूजुअली in the financial services need to ensure that a company stays solvent given its profile risk profile. आपका जो रिस्क मैक्सिमम रिस्क जो आप एट एक्सपोजर है अगर वो कुछ इवेंट हो जाता है जिसके कारण आप कंपनी को लॉस होने वाला है तो उस केसेस में भी कंपनी सॉल्वेंट रह सके जो इसका रिस्क प्रोफाइल है. ठीक है. इकोनॉमिक कैपिटल इज कैलकुलेटेड इंटरनली समटाइम्स यूजिंग द प्रोप्राइटरी मॉडल्स एंड इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट फर्म शुड हैव टू सपोर्ट एनी रिस्क दैट इट टेक्स. ठीक है. तो कॉमन पॉइंट्स है calculation of economic capital and their use in risk reward ratios reveal which business lines banks should pursue that maximize the risk return trade off. The performance measures that utilize the economic capital include RORAC, उसके बाद RAROC. ठीक है. ये सब आपका ये मॉडल यूज करता है एनालाइज करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट आपको रखना है कौन सा प्रोजेक्ट को एलिमिनेट करना है. उसके बाद वार आप चैप्टर 5 से रेफर कर सकते हो, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में वार को डिस्कस किया, तो डजेंट मेक सेंस कि हम वापस यहाँ पे वार को बताएं कि आपका वैल्यू एट रिस्क क्या होता है. एंड देन आफ्टर वी हैव RAROC रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल. ये अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक कैपिटल और RO इकोनॉमिक कैपिटल है इसको बोलते हैं. और आपको एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला दिया हुआ है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क है. ठीक है. ऐसे कंप्यूट कर सकते हो, एक बार आप रीडिंग कर लेना. इसमें मेन यहाँ पे ये चीज़ देखना है RAROC सिस्टम एलोकेट्स कैपिटल फॉर टू बेसिक रीजंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन. ये आपका एमसीक्यूज में बन सकता है. बाकी हम इसमें क्वेश्चन एज सच कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है.
देन आफ्टर वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ आप रेशियोज के बेसिस में आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी कंपनी का रिस्क प्रोफाइल क्या होगा, वो रेशियोज के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स ग्रोथ रेट। ठीक है, ये मैं क्या पढ़ाऊंगा आपके लिए, तो ईजी है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रेफर दिस फॉर्मूलाज। सेल्स ग्रोथ रेट हो सकता है ईबिटा, पैट, ईबिटा बाय इंटरेस्ट, नेक्स्ट एसेट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, सो नो नीड टू अगेन गो इनटू द फॉर्मूला एंड जबरदस्ती डिस्कस करना। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपको कुछ भी कभी भी फाइनेंशियल रेशियो कंप्यूट करना बोले तो आप ये फॉर्मूलाज को रेफर कर सकते हो इजीली। कुछ भी ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है इसमें। उसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस आप कर सकते हो, जो भी बोरोइंग कंपनीज का कैश फ्लो एनालिसिस, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और राइजिंग होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल कैश फ्लोज है कंपनी का। एंड देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो शुड बी नेगेटिव, मतलब फर्म इज ग्रोइंग बाय मेकिंग कैपेक्स, मतलब आपको कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन दैट केस आपका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो नेगेटिव होता है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो इट शुड बी इन पॉजिटिव, बट आपका जो डेट से जो फाइनेंसिंग होना चाहिए वो कम होना चाहिए। देन आफ्टर वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में आप अकाउंट रिसीवेबल डेज, इसके लिए भी फॉर्मूला, ये तीनों के लिए इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सबके लिए आपको दिया हुआ है कि आपका कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, सो डजेंट मेक सेंस कि हम उसको फॉर्मूला को आपको वापस से यहाँ पे खोदें। फाइनल हमारा टॉपिक आ रहा है 10th जो पार्ट है, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। तो अभी तक हमने आप देखे होंगे कि हमने थोड़ा क्विकली इस चैप्टर को किया है इस पार्ट में, क्योंकि जो आपका यहाँ पे क्या था कि जो रिमेनिंग पार्ट में मोर देन टेक्निकलिटी, आपका मोर देन समझने वाला बात, मोर देन याद करने वाला बात था। यहाँ पे याद करने वाला बात ज़्यादा था और जो समझने वाला बात था वो कम था। सो अब आपको याद वाला करने वाला बात पे तो डजेंट मेक सेंस कि हम टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इट्स ओपन बुक एग्जामिनेशन। बट ऑन द सेम टाइम वी मस्ट इंश्योर कि आपका आप सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपका कहाँ पे दिया हुआ है बुक्स में। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, बट हमने ये भी प्लान कर लिया अच्छे से कि हमको टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड देन आफ्टर लास्ट टॉपिक इज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स। So, as per Investopedia, credit scoring is a statistical performed by lenders and financial institution to assess the person credit worthiness. ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस एनालाइज करने के लिए आप कुछ स्कोर असाइन करते हो, दैट इज बेसिकली क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग। यू कैन टेल मी, lenders use credit scoring amongst other things to arrive at a decision on whether to extend credit. A person credit score is a number between 300 and 850, 850 being the highest credit rating possible. तो यूजुअली 300 to 850 है, तो मतलब 850 आपका हाईएस्ट हो गया, 300 लोएस्ट हो सकता है। Credit scoring models, which are alternatively called as scorecards and are primarily used to inform the management for decision making and to provide the predictive analysis or the information on the potential delinquency of the loan approved or the credit line extended. तो क्रेडिट रेटिंग आपको क्या बताता है, क्रेडिट स्कोरिंग क्या बताता है कि आपको एक प्रिडिक्शन देता है कि कोई पर्टिकुलर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर्टिकुलर आप जो लेंडिंग कर रहे हो उस वो डिफॉल्ट करेगा कि आपका रियलाइजेशन का क्या क्या चांसेस है, आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल इज वाइटल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बेस टू डिटरमाइन द क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी। Erroneous, misused, misunderstood, or poorly developed and managed scoring models may lead to lost revenues through पुअर कस्टमर सिलेक्शन। अगर आपने जिसका क्रेडिट रेटिंग 300 था उसको आपने 850 दे दिया, तो आपको क्या होगा कि आपका फर्दर जाकर डिफॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगा और आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। जो ये आपका यूजेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स है। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है। कंट्रोलिंग रिस्क सिलेक्शन, ट्रांसलेटिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनटू एप्रोप्रिएट प्राइसिंग, मैनेजिंग द क्रेडिट लॉसेस, इवैल्यूएटिंग द न्यू लोन प्रोग्राम से, रिड्यूसिंग द लोन अप्रूवल प्रोसेसिंग टाइम। तो ये आपका जनरल पॉइंट्स है, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है। कि जैसे कि आपका कंट्रोलिंग द रिस्क सिलेक्शन, आपको कौन सा रिस्क लेना है कौन सा रिस्क नहीं लेना है वो आपको डिटरमाइन करना है। ट्रांसलेटिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनटू एप्रोप्रिएट प्राइसिंग, मतलब आपका अगर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आपका ज़्यादा है तो आप उससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करोगे। तो ऐसे कुछ आपका ये बेनिफिट्स है क्रेडिट
क्रेडिट स्कोरिंग का। ठीक है, ये आपका इलस्ट्रेटिव है, नॉट एग्जॉस्टिव है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। कुछ टाइप्स दिया हुआ है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आर मेनली यूज्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, the degree of credit worthiness is denoted by the credit scores for each individuals. Nowadays many financial institutions are using credit scores to evaluate the potential risk exposure by lending the money to consumers and to mitigate the losses organization may suffer by the default risk। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आप डिटरमाइन करता है कि कितना चांसेस है डिफॉल्ट होने का। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के डेट में बहुत वाइडली इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, in this selection, let's understand the different models predominantly used across the world. These are the mix of statistical or behavioral scoring models. FICO score है। तो अभी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ रेंज दिया हुआ है, ये आपको मतलब आपको पता होना चाहिए अगर फाइको में क्या रेंज दिया हुआ है। सो डिफरेंट आपको मॉडल्स है, इसमें क्या क्या रेंज दिया हुआ है, एडवांटेजेस कुछ दिया हुआ है। तो ये सब आपको अगर कभी भी एग्जाम में आया तो यू कैन ओपन एंड राइट, यू शुड नो कि ये सब कुछ है बुक्स में। हम बेसिकली फाइको आपको 90% ऑफ क्रेडिट मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल है, और इसका रेंज जो होता है 300 टू 850 पॉइंट है। और क्या क्या इसका मतलब है ये आपको दिया हुआ है। अगर 850 प्लस है तो वेरी वेल अबव एवरेज, 1% चांस ऑफ डिफॉल्ट है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इसका ये सारे वेट्स दिया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द फाइको मॉडल। उसके बाद आता है वेंटेज स्कोर। वेंटेज इज बेस्ड ऑन द 3 क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज। 3 क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी ने मिलकर बनाया, इक्यूफैक्स, एक्सपीरियन एंड ट्रांस यूनियन। इसका भी रेटिंग जो होता है 300 से 850 के बीच में रहता है। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट ही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, और भी कुछ आता है एक्स्ट्रा तो आप इसमें से खोल के लिख सकते हो। प्लस स्कोर है। प्लस स्कोर इज डेवलप्ड बाय एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी। हाँ, बट मैं अगर ये पार्ट आपको छोड़ रहा हूँ तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लो। बट इसमें आपको मैं इसलिए छोड़वा रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्लासेस में टाइम इन्वेस्ट नहीं करें, बट एटलीस्ट आप एक बार तो देख लेना उस पॉइंट्स को। ठीक है, आपको अगर टाइम है तो प्लीज़ आप एक बार देख लेना। हाँ, आप थोड़ा रिस्क लेके आप छोड़ के भी जा सकते हो आप एग्ज़ाम, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो उस टाइम पे भी आप एक बार बुक खोल के लिख सकते हो। बट ऑन द सेफर साइड आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके 15-20 मिनट्स इन्वेस्ट करके जो भी कुछ हम पैराग्राफ्स यहाँ पे जो मिस आउट कर रहे हैं चैप्टर्स में, जो कि वेरी लिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, वैसे प्लस स्कोर एक्सपीरियन ने बनाया और इसका रेंज है 330 टू 850। देन आफ्टर एक्सपीरियन नेशनल इक्विवेलेंसी स्कोर, इसको फैको भी बोला जाता है और इसका रेंज है 360 टू 840। It has been claimed by Experian institution who owns the NS system and that it is quite similar to FICO. In the exact basis of mathematical calculation is not publicized by the model owners, but considering the fact it is a replica of FICO model and one cannot expect drastically dissimilarity between these two models। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टू FICO मॉडल है, दो एक अपना नाम दे दिया और उसका रेंज चेंज कर दिया और बना दिया इसे FICO मॉडल। उसके बाद आता है इक्यूफैक्स। Like Experian or Equifax is one of the मेजर क्रेडिट रिपोर्टिंग ब्यूरो। इक्यूफैक्स इसका ही नाम है, क्रेडिट रिपोर्टिंग ब्यूरो का नाम है, और इसका रेंज है 280 टू 850 और कुछ एडवांटेजेस इक्यूफैक्स का दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एडवांटेजेस कुछ पूछ दे आपको एग्जाम में तो आप यहाँ पे खोल के देख लो। ठीक है, आपको याद कुछ भी नहीं करना है। तो हमने बहुत ही क्विकली यहाँ पे ये चैप्टर को ख़त्म कर लिया। होप सो आपको समझ में आया हो जितना भी हमने डिस्कशन किया। चलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। हम हमारा अब क्या क्या बच रिमेनिंग अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, दैट विल बी बेसिकली ऑन चैप्टर 9। हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ चैप्टर 5 का भी कुछ पार्ट्स बचा हुआ है। मेजर पोर्शंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट टेक्निकल पोर्शंस है, बट चैप्टर 5 का भी आई एम नॉट गेटिंग द स्लॉट टाइम कि उसे रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, बट दैट इज़ बेसिकली लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बचा हुआ है। बट ऑब्वियसली हम वो चैप्टर को ख़त्म करेंगे।
चैप्टर 9 से हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 आपका ख़त्म हो जाता है। ये आपका बेसिकली 2 या 3 पार्ट में ख़त्म हो रहा है, नहीं 3 या 4 पार्ट में बेसिकली ख़त्म हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़, आपको इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप थम्स अप देना। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है, चाहे हमने क्या अच्छे पार्ट्स इसमें कवर किए हैं, क्या अच्छा आपको लगा इस वीडियो में। एंड देन आफ्टर ऑफ कोर्स सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं उससे अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।